तो हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका एक्स्ट्रा टेक फॉर बेसिक क्लासेस में। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी में जो 2019 में हमारे पास क्वेश्चंस आए थे, फार्मासिस्ट से रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस थे हमारे पास, उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद हमारी दूसरा पार्ट आएगा इस वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक। सबसे पहले समझते हैं कि डायस्टोलिक प्रेशर हमारे पास होता क्या है। हमारे पास 2 प्रेशर होते हैं हमारे हार्ट से रिलेटेड, जो होते हैं सिस्टोल, जिसको हम सिस्टोलिक भी बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, एंड डायस्टोल, जिसको हम डायस्टोलिक प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है। तो सिस्टोल हमारी बॉडी में तब होता है जब हमारा वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो रहा होता है, मतलब हमारी जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, हमारी हार्ट की जो वेंट्रिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है। जो प्रेशर हमारे हार्ट पे, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब हमारी बॉडी हमारे ऑर्गन हार्ट से जब वो ब्लड रिलीज हो रहा होता है, पंप आउट हो रहा होता है, तब हमारी जब वो जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स पोजीशन में होते हैं थोड़े टाइम के लिए। रिलैक्सेशन जब वो पीरियड में होते हैं, तब उस कंडीशन को हम डायस्टोलिक बोलते हैं, उस प्रेशर को हम बोलते हैं डायस्टोलिक। अब नॉर्मल रेंज हमारी सिस्टोल, तो हमारा ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक दोनों की रेंज में काम करते हैं 120 टू 80 mmHg। इसमें 120 हमारा नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर रहता है और 80 हमारा डायस्टोलिक प्रेशर रहता है। तो हमसे यहाँ पे इन्होंने पूछा है डायस्टोलिक प्रेशर। तो 110 टू 145 ये बहुत ज़्यादा है, ये नहीं होगा। 100 टू 120 ये हमारा नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर हो सकता है, 100 टू 120 नॉर्मल रेंज, बट हमसे डायस्टोलिक भी नहीं होगा। सी ऑप्शन है 40 टू 45, ये हमारा बहुत कम है। 40 टू 45 हमारी हाइपोटेंशन की कंडीशन आ जाती है। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 70 टू 90, जो कि 80 जिसके बीच में लाई करता है। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 70 टू 90, 90 mmHg यहाँ पे हमारी ब्लड प्रेशर की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बैक्टीरियल सेल वॉल्स आर कंपोज ऑफ। सेल वॉल्स हैं, सबसे पहले हमें पता है कि इसको हम लिपिड बाइलेयर बोलते हैं। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसको लिपिड बाइलेयर बोला जाता है। तो प्रोटीन से बनी होती है, स्टिरोल से बनी होती है, पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है। प्रोटीन्स हमारी सेल वॉल के अंदर एम्बेडेड होते हैं, मतलब ये हमारी सेल है, जो सेल मेम्ब्रेन है, और ये हमारे बीच में प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं, उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। स्टिरोल्स भी, हमारे जो स्टिरोल्स होते हैं ये भी प्रेजेंट होते हैं बीच में। पॉलीसेकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो लास्ट ऑप्शन बचेगा, ये हमारे सेल वॉल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। हमारी सेल वॉल इससे बनी नहीं है। हमारी सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होगी? पेप्टाइडोग्लाइकन से। तो डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन्स आर। प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास मोलिश टेस्ट। मोलिश टेस्ट हमारा किस लिए यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिख देते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। किलर किलानी टेस्ट हमारा एल्कलॉइड्स के लिए यूज होता है। हाइड्रोलाइसिस टेस्ट हाइड्रोलाइसिस हमारा बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए टेस्ट होता है, यूज होता है। बायोयूरेट टेस्ट जो है वो हमारा प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बायोयूरेट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडिकेट द यूज ऑफ लेनोलिन। लेनोलिन का क्या यूज होता है? कलरिंग एजेंट नहीं होता ये, विस्कोसिटी एजेंट भी नहीं होता, प्रिजर्वेटिव भी ये नहीं है। लेनोलिन हमारा इमोलिएंट की तरह काम करता है। इमोलिएंट क्या होते हैं? जो हमारी स्किन में प्रोवाइड मॉइस्चर एंड हाइड्रेशन
टू द स्किन, जो हमारी स्किन को हाइड्रेशन और मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। इमोलिएंट वो होते हैं और लैनोलिन उनमें से एक है। जो हमारी क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स में हम उसको यूज़ करते हैं। तो लैनोलिन विल बी योर ऑयल इमोलिएंट, डी विल बी योर राइट। नेक्स्ट है हमारे पास विल्हेल्मी प्लेट मेथड इज़ यूज्ड टू मेजर। जो विल्हेल्मी प्लेट मेथड है वो किस लिए यूज़ होता है? सबसे पहले डेंसिटी। डेंसिटी के लिए हमारा नहीं होता क्योंकि हमारी डेंसिटी के लिए हमारा हाइड्रोमीटर यूज़ होता है। हाइड्रोमीटर जो है वो यूज़ होता है हमारा डेंसिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हमारा क्या यूज़ होता है? कौन-सा मेथड? पिकोनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, ये यूज़ होता है। विस्कोसिटी के लिए हमारा कौन-सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? मेथड ओस्वाल्ड विस्कोमीटर हम यूज़ करते हैं या फिर कैपिलरी विस्कोमीटर हम यूज़ करते हैं। तो लास्ट बचा हमारा सरफेस टेंशन जो हमारे विल्हेल्मी प्लेट मेथड से यूज़ होता है। तो विल्हेल्मी प्लेट मेथड हमारी सरफेस टेंशन के लिए होती है, तो डी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन बी थ्री? विटामिन बी थ्री का दूसरा नाम क्या है? तो हमारे पास बहुत सारे टाइप के विटामिन बी प्रेजेंट होते हैं, तो चलिए उनके नाम देखते हैं, फिर हम जानेंगे कि विटामिन बी थ्री का क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे विटामिन बी वन, जिसको हम थायमिन बोलते हैं। उसके बाद आता है विटामिन बी टू, जिसको हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं। बी थ्री को हम नाइसिन या नाइसिनामाइड बोलते हैं। बी फाइव को हम पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। विटामिन बी सिक्स को हम पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सल, पायरिडोक्सिन क्लोराइड, पायरिडोक्साइन, ये सब बोलते हैं। विटामिन बी सेवन को हम बायोटीन बोलते हैं। विटामिन बी नाइन को हम फोलिक एसिड बोलते हैं। बी ट्वेल्व को हम साइनोकोबालामिन, ये सबको पता होगा पक्का। साइनोकोबालामिन या कोबालामिन हम इसको बोलते हैं। तो चलिए विटामिन बी थ्री का हमारे पास क्या नाम है यहाँ पे? नाइसिन और नाइसिनामाइड। तो ऑप्शन में ढूंढते हैं। विटामिन बी थ्री राइबोफ्लेविन नहीं है, ये हमारा बी टू था। पेंटोथेनिक, पेंटो नाम से पता चला तो बी फाइव होगा ये, ठीक है। पायरिडोक्सिन हमारा बी सिक्स है। बचा हमारे पास निकोटीन एसिड, तो सी विल राइट आंसर नियासिनामाइड या निकोटिनिक एसिड या नायासिन हम इसको बोलते हैं विटामिन बी थ्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा विच टाइप ऑफ रेजिन प्रेजेंट इन बेंजोइन? जो बेंजोइन है हमारा उसके अंदर कौन से टाइप का रेजिन होगा? गम रेजिन हमारे पास यहाँ पे नहीं होगा, इसके अंदर ओलियो रेजिन भी नहीं होगा, ओलियो गम रेजिन भी नहीं होगा, इसके अंदर हमारा बाल्समिक रेजिन होगा। बेंजोइन ही एक ऐसा जो हमारे पास कंपाउंड है जिसके अंदर ये बाल्समिक रेजिन प्रेजेंट होता है। तो याद रखना, बी से बेंजोइन, बी से बाल्समिक रेजिन, तो याद करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ मैनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इलेक्टेड अमंग्स देमसेल्फ फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल? अब फार्मासिस्ट जो है हमारे खुद में से ही कितने सिलेक्ट कर सकते हैं फार्मासिस्ट को फॉर स्टेट फार्मेसी काउंसिल? स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए जब इलेक्शन होता है तो कितने फार्मासिस्ट उसमें सिलेक्ट होते हैं? सिक्स, सिक्स हमारे यहाँ पर जो है सिलेक्ट होते हैं फार्मासिस्ट। ये आपको नंबर याद रखने पड़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिकेट द गैस यूज फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के लिए हमारे पास कौन सी गैस यूज की जाती है? क्लोरोफॉर्म हम नहीं करते, साइक्लोहेक्सेन भी हम नहीं करते, नाइट्रस ऑक्साइड भी नहीं करते, इथाइलिन ऑक्साइड को हम करते हैं। इथाइलिन ऑक्साइड हम क्यों करते हैं? क्योंकि इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किल करने की कैपेसिटी इसकी बाकी जो हमारे पास गैसेस हैं उनसे कहीं ज्यादा होती है, 10 टाइम्स होती है। दैट इज व्हाई हम इथाइलिन ऑक्साइड यूज करते हैं स्टरलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, नेम द शेड्यूल इन विच फैक्ट्री प्रेमिसेस मस्ट कंप्लाई। कौन सा शेड्यूल में फैक्ट्री प्रेमिसेस की फैक्ट्री बननी कैसे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी फैक्ट्री का प्रेमिसेस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, वो हमारे फार्मेसी एक्ट के कौन से शेड्यूल में दिया गया है? तो चलिए देखते हैं, हम पहले सारे शेड्यूल डिस्कस करते हैं फिर हम देखते हैं कि फैक्ट्री प्रेमिसेस कहाँ मिलता है। फर्स्ट शेड्यूल आता है हमारे पास शेड्यूल ए। ये क्या आता है? कंटेन्स वेरियस फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स ऑफ लेटर्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंसिंग एक्सेट्रा। शेड्यूल ए है हमारा लाइसेंसिंग के लिए, लेटर फॉर एप्लीकेशन लाइसेंसिंग एक्सेट्रा, जितने भी लाइसेंस के जितने भी काम है, हमें अपना लाइसेंस बनाना है फार्मेसी का या पीसीआई में कोई भी लाइसेंस कुछ भी करना है तो वो हमारे शेड्यूल ए के अंडर आएगा सारा।
शेड्यूल बी क्या कंटेन करता है? कंटेन फी स्ट्रक्चर फॉर गवर्नमेंट रन लैब। जो गवर्नमेंट की लैब्स हैं, उसका जो फी स्ट्रक्चर या प्रोवाइड क्या करना है, उसको कितना उसका हमें पैसे उसको प्रोवाइड करने हैं, डोनेशन देना है, ये सब कुछ हमारा शेड्यूल बी कंटेन करेगा। शेड्यूल सी contains various biological products and their regulations. Example serum, adrenaline, vitamins, etc. बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे हमारे हॉर्मोन्स हो गए, हमारे पास सीरम है, एड्रेनलिन है, विटामिन्स जितने कंटेन कर रहे हैं वो हमारे शेड्यूल सी में आते हैं। शेड्यूल डी लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग। वो वाली ड्रग्स जो एग्जम्प्ट की गई है, जो निकाल ली गई है हमारे इम्पोर्ट करने से ड्रग्स की, तो वो हमारी शेड्यूल डी में आएगी। शेड्यूल ई में क्या आएगी? कंटेन्स वेरियस पॉइजन एंड देयर रेगुलेशन। एग्जांपल सर्पाविषा, पराडा एक्सेट्रा। जितने भी हमारे पॉइजन्स हैं, जितने भी हमारे, तो वो हमारे शेड्यूल ई के अंदर आएंगे। शेड्यूल एफ दिस कंटेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर रनिंग अ ब्लड बैंक। ब्लड बैंक रन करने के लिए जितने भी हमें स्टैंडर्ड्स चाहिए वो शेड्यूल एफ के अंदर आएंगे। एफ के हमारे पास फर्दर कैटेगरी है F1। F1 क्या करता है? रूल्स कंटेन्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर वैक्सीन। ये ब्लड बैंक के अंदर F1 क्या करता है? वैक्सीन्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको स्टैंडर्डाइज करता है। F2 क्या करता है? हमारे पास सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको करता है। F3 दिस कंटेन्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर अम्बिलिकल टेप्स। जितने भी अम्बिलिकल टेप्स हैं उनका रिकॉर्ड रखता है। उसके बाद हमारे पास शेड्यूल फर्दर एफ का पार्ट एफ। दिस कंटेन रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड फॉर ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स एंड सॉल्यूशन। जो हमारे ऑप्थेल्मिक आंखों के लिए जितने भी ऑइंटमेंट्स या सॉल्यूशंस बनाए गए हैं वो हमारे शेड्यूल एफ में। देन है हमारे पास शेड्यूल ड्रग्स नोटमेंट फॉर मेडिसिनल यूज, quinine and other anti-malaria drugs supplied by government hospitals, registered medical practitioner, contraceptive drugs and their corresponding रेगुलेशन। ड्रग्स नॉट मेंट फॉर मेडिकल, जो जितने भी ड्रग्स यूज नहीं करनी है, हमें मेडिकल यूज के अंदर नहीं है। क्विनीन हो गई, हमारी एंटी मलेरिया ड्रग्स हैं, कुछ ड्रग्स सप्लाइड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सप्लाई कर रहे हैं बट वो हमारी प्रोहिबिटेड है, वो हमारी शेड्यूल के अंदर आएगी। शेड्यूल एम कंटेन्स वेरियस रेगुलेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस वेस्ट डिस्पोजेबल एंड इक्विपमेंट। अब प्रेमिसेस से कुछ याद आया? प्रेमिसेस से हमारा क्वेश्चन था कि इंडस्ट्री की जो प्रेमिसेस है वो कौन से शेड्यूल के अंदर आएंगी, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर एम होगा। शेड्यूल एन कंटेन्स वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फार्मेसी। जिसको फार्मेसी रन करने हैं, कैसे रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन होंगे वो हमारे शेड्यूल एन में आएंगे। शेड्यूल ओ क्या कहता है? कंटेन्स वेरियस रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट फॉर डिसइंफेक्टेंट। जो जितने भी डिसइंफेक्टेंट हमारे यूज किए जाते हैं वो हमारे शेड्यूल ओ के अंडर फॉल करेंगे। देन हमारे पास शेड्यूल पी कंटेन्स रेगुलेशन रिगार्डिंग लाइफ पीरियड एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस ड्रग्स। कितनी लाइफ पीरियड है उसकी, और स्टोरेज उसको कैसे करनी है, ड्राई प्लेस पे करना है, कोल्ड प्लेस पे करना है, ठीक है, फ्रीज ड्राई करना है, फ्रीज फ्रीज स्टोर करना है, कैसे स्टोर करना है, तो हमारी शेड्यूल पी के अंडर आएगी। पी के अंडर हमारे पास फर्दर एक कैटेगरी है P1 कंटेन्स रेगुलेशन रिगार्डिंग रिटेल पैकेज साइज ऑफ वेरियस ड्रग्स। रिटेल पैकेजिंग कैसे करनी है, साइज कितना रखना है ड्रग्स का, वो हमारे शेड्यूल P1 के अंदर आएगा। नेक्स्ट हमारे पास शेड्यूल क्यू कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ परमिटेड डाइज एंड पिगमेंट्स इन सोप एंड कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल क्या है? हमारे कॉस्मेटिक्स और सोप के अंदर कौन से हम पिगमेंट से कलर जिसको हम बोलते हैं यूज कर सकते हैं, वो हमारे शेड्यूल क्यू के अंदर है। ये ऐसा नहीं है कुछ भी यूज कर दिया कलर, नहीं। जो हमारे रेगुलेटरी अफेयर्स के थ्रू जो हमें अपॉइंट किए गए हैं, जो हमें पास किए गए हैं जो ड्रग्स कलर्स, उनको ही हम यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई भी कलर नहीं यूज करेंगे। कंट शेड्यूल आर क्या है? कंटेन्स वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्डम्स एंड अदर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। जितने भी कॉन्डम्स और कॉन्ट्रासेप्टिकल डिवाइसेस या ड्रग्स आते हैं वो हमारे शेड्यूल आर के अंदर आएंगे। शेड्यूल एस हमारी क्या बताता है? लिस्ट ऑफ वेरियस कॉस्मेटिक एंड टॉयलेटरी and direct the manufacture of cosmetics to conform the latest Bureau of Indian Standards। जितने भी कॉस्मेटिक्स या टॉयलेटरीज हम टॉयलेटरीज मतलब हम अपने नॉर्मल यूज के लिए जो हमारी स्किन बॉडी को हाइजीनिक रखने के लिए जो भी चीजें हमें चाहिए वो हमारे शेड्यूल एस में आएंगी। देन हमारे पास शेड्यूल टी कंटेन्स वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदिक सिद्ध यूनानी अदर देन एलोपैथी। जो हमारी कैटेगरी है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, वो हमारी शेड्यूल सी के अंदर फॉल करेगी। किस टाइप के? उसके ड्रग्स में नाम। शेड्यूल यू कंटेन्स वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग सबका कैसे रहेगा? वो शेड्यूल यू
चेक करेगा। शेड्यूल बी क्या कहता है हमारे पास? ड्रग पेटेंट, जितने हमारे पास ड्रग के पेटेंट हो चुके हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं, उसका डाटा कौन हमारा शेड्यूल बी के अंदर रहेगा। देन हमारे पास शेड्यूल डब्ल्यू, लिस्ट ऑफ जेनेरिक जेनेरिक ड्रग्स होते हैं, जब ओवर द काउंटर ड्रग्स होती है तो नॉर्मली हम कोई भी ले सकता है उनको, फार्मेसी में जाके वो वाली ड्रग्स का लिस्ट डब्ल्यू में रहेगी। शेड्यूल वाई कंटेन्स रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स, अब जब हमारी ड्रग्स मार्केट में नहीं आए जिसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है तो वो किस शेड्यूल के अंदर रहेगी? शेड्यूल वाई। शेड्यूल जेड क्या कहता है हमारा? लिस्ट अप्रूव्ड ड्रग्स फॉर वेटरनरी यूज। वेटरनरी मतलब हमारे एनिमल्स के यूज के लिए जितनी भी ड्रग्स है वो हमारे शेड्यूल जेड के अंदर है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? शेड्यूल इन विच द फैक्ट्री प्रेमिसेस मस्ट कंप्लाई। फैक्ट्री प्रेमिसेस मस्ट कंप्लाई तो हमारा शेड्यूल। इसके बाद हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। ऐसी स्टेट जिसमें हम सारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री हैं, उस स्टेट को क्या बोलेंगे? सेप्सिस। सेप्सिस को हम नहीं बोलते। सेप्सिस सेप्सिस एक कंडीशन है जिसमें हम हमारी बॉडी को कोई इन्फेक्शन हो गया है और हमारी बॉडी के ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया। कंटामिनेशन से नाम से ही पता चलता है यहाँ पे तो हमारे को माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एसेप्सिस क्या होता है हमारे पास? जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है बट वो बॉडी की बात करी गई है यहाँ पे, जब हमारी बॉडी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री है। तो स्टराइल कंडीशन में होंगे जो हम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जब कोई एरिया फ्री होगा या बीइंग फ्री होगा तो उसको हम कंडीशन कहेंगे स्टराइल। तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव इज एन एग्जांपल ऑफ। जो ऑटोक्लेव है हमारी, जो मेथड है स्टरलाइजेशन का, स्टरिलाइजेशन मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म से फ्री, इसका सर ऑटोक्लेव उसका कौन सा एग्जांपल है? हमारे पास स्टरलाइजेशन के 2 टाइप होते हैं, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट में हमारे पास हॉट एयर ओवन, बर्निंग, ये सब आती है। डायरेक्ट हीट से जब हम किसी को स्टरलाइज कर रहे हैं किसी चीज को। मॉइस्ट हीट स्टरलाइज में हमारे पास ऑटोक्लेव होता है, ठीक है। तो ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में नहीं आएगा, गैस स्टरलाइजेशन में भी नहीं आएगा। जो हम गैस जो होती है, जैसे कि मैंने बताया था इथाइलिन डाइऑक्साइड, जो हमारी स्टरलाइजेशन के लिए यूज होती है गैस। रेडिएशन स्टरलाइजेशन में भी नहीं आएगा। ऑटोक्लेव कैसा होता है? ऑटोक्लेव कौन से प्रिंसिपल पे काम आता है? जो हमारे घर में कुकर होता है उस प्रिंसिपल पे क्या कर काम करता है। तो मॉइस्ट हीट रहती है इसकी स्टरलाइजेशन, मतलब मॉइस्चर भी रहेगा और हीट भी होगी और हमारी स्टरलाइजेशन में होगी। तो ऑटोक्लेव जो होगा वो मॉइस्चर स्टरलाइजेशन का एग्जाम्पल होगा। आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म ऑफ हैमर मिल। जो हैमर है, हैमर हमें पता है, हैमर जो होता है हथौड़ा जिसको हम ऐसे बहुत तेज ऐसे मारते हैं, इम्पैक्ट देते हैं हम उसके ऊपर हमेशा। हैमर में याद रखना इम्पैक्ट से बहुत तेजी से मारते हैं ताकि वो एक ही बार में जिस भी चीज को हम तोड़ना चाह रहे हैं वो खत्म हो जाए। एट्रिशन नहीं होगा इसका प्रिंसिपल। मैकेनिज्म, कटिंग तो हम नहीं करते हैमर से, तोड़ते हैं पहले, कटिंग तो बाद में आएगी। कटिंग वो कटर मिल में आती है, जो कटर मिल हम यूज करते हैं उसमें आएगी। कंप्रेशन, कंप्रेस भी नहीं करते हम, इम्पैक्ट। तो हैमर मिल का जो मैकेनिज्म रहता है वो होता है इम्पैक्ट, मतलब एकदम से ऐसे मारना बहुत तेजी से, तो इम्पैक्ट मैकेनिज्म रहता है हमारी हैमर मिल की। इंसुलिन इज कंपोज ऑफ टोटल, जो इंसुलिन है टोटल कितने होते हैं उसके अंदर? तो हमारा जो इंसुलिन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर ए चेन होती है एंड बी चेन होती है। 2 चेन से हमारा इंसुलिन बनता है, जिसके अंदर हमारे पास ए चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड होते हैं, बी चेन के अंदर 21 अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 30 प्लस 21, 51 अमीनो एसिड। तो 51 वुड बी राइट आंसर। 30 हमारा ए चेन में रहता है, 21 हमारा बी चेन में रहता है। 81 तो होते ही नहीं है इंसुलिन में, तो इंसुलिन हमारा 51 अमीनो एसिड टोटल से मिलके बना होता है, जिसमें ए और बी चेन अलग-अलग होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस लेके आएँगे आरआरबी से रिलेटेड। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में हम नेक्स्ट पार्ट के या नेक्स्ट शिफ्ट के हम क्वेश्चन लेके आएँगे। तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।